हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए जो हमारा सेट प्रैक्टिस चल रहा है 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उसका हम सेट नंबर 2 को लेके आ रहे हैं। सेट नंबर 2 जो है उसका हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो पार्ट 1 में हम 1 टू 25 जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, दैट्स वाई जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो 1 घंटा के आसपास चला जाता है 25 क्वेश्चन में ही। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले मैंने जो सेट 1 है वो अपलोड किया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि एक फेम्टो जो है वो कितना जो है वो बराबर कितने के बराबर होता है? ये सवाल है। आसान सा सवाल है। जब आप जो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो। तो एक फेम्टो जो है वो 10 टू द पावर माइनस 15 के इक्वल टू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। फेम्टो जो है ना, वो एक प्रीफिक्स की तरह काम करता है, जो कि 10 टू द पावर माइनस 15 का जो गुणक होता है, फैक्टर होता है, उसमें ये चलता है। इसका उपयोग आप कहाँ करते हो? इसका यूज आप करते हो जब आपको मेजर करना होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल्स में, ठीक है? उसका जब डायमीटर आपको, प्रोटॉन का डायमीटर आपको निकालना है, तो उस सबको आप फेम्टो में ही मेजर करते हो, ठीक है? अब हम बात करें कि 10 टू द पावर जो 12 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो 10 टू द पावर 12 मीटर होता है, इसका मतलब होता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, ठीक है? 1 पिकोमीटर। उसके बाद जो है वो 10 टू द पावर 18 है। 10 टू द पावर 18 जो है इसका मतलब होता है 1 एक्सामीटर। 1 एक्सामीटर, एक्सामीटर, ठीक है? एक्सा इसका प्रीफिक्स होता है। उसके बाद 10 टू द पावर 15 प्लस में है, वो माइनस में था, ये प्लस में है, तो ये होता है पेटामीटर, ठीक है? इसमें पेटा इसका सफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं प्रीफिक्स है, तो पेटामीटर। ये पेटामीटर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कुछ पूछे जाने वाले, यदि मैं यूनिट की बात करूँ, तो वो नैनोमीटर पूछा जाता है। 10 टू द पावर 9 जो होता है माइनस में, वो नैनोमीटर होता है। 10 टू द पावर माइनस 9 वो नैनोमीटर होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर की बात करें तो वो 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। 3-3 का जो है वो गैप चलता जाएगा। मिली की बात करें तो 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, ठीक है? मिली की। किलो की बात करें तो 10 टू द पावर प्लस 3 होता है। 10 टू द पावर प्लस 3 का मतलब क्या? 1000। तो 1000 ग्राम को 1 किलो बोलते हैं ना, तो 10 टू द पावर हो गया। 10 टू द पावर 6 की बात करें तो वो होता है मेगा। मेगा होता है 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 9 की बात करें तो वो होता है गीगा। तो सवाल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा तो यही नैनोमीटर वाला ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 38वीं जो समानांतर रेखाएं हैं वो किन दो देश के बीच में अवस्थित है? ये देखो, अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर के ऊपर जब चले जाओगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे चला जाता है, और नीचे जाओगे तो 1 2 3 4 5 90 तक जाएगा। अब इसी में कहीं न कहीं एक 38 नंबर का जो है वो लाइन आएगा। अब यही आपसे पूछा है कि 38 नंबर किसको-किसको डिवाइड करता है? तो 38 नंबर जो डिवाइड करता है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बन जाएगा। 38वां नंबर किसको डिवाइड करता है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। यहाँ पे कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 से लेकर 1953 तक। 1950 से 1953 तक जो है वो यहाँ कोरिया का युद्ध चला था, और उसी समय ये जो रेखा है वो खींची गई थी, जिसको कहा जाता है डीएमजी, ठीक है? कोरियाई सैन्यकृत क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे जाने वाले पहले जो है वो अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप भी बने थे। आपने देखा होगा वो न्यूज़। ये डीमिलिटराइज़ क्षेत्र होता है। दोनों जो एरिया होता है उनके बीच कुछ स्पेस दिया जाता है, जो कि डीमिलिटराइज़ होता है। यहाँ पे कोई भी सेना जो है वो आप हथियार जो है वो यूज़ नहीं करते हो, तो डीएमज़ेड इसको बोला जाता है, कोरियन डिमिलिटराइज़्ड ज़ोन, ठीक है? ये आपको इसको कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की बात करें तो ये भी डिवाइड होता है, और ये भी समानांतर रेखाओं से ही कोई डिवाइड होगा। तो ये जब 38 से डिवाइड होता है, तो आपको अब पता होगा कि 11 डिग्री एक आता है। एक आपको आता है कि एक जो है वो 49 डिग्री आता है। यही सब तो आप देखते हो ना। तो जो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम है ना, वो 17 डिग्री जो है वो पैरेलल से डिवाइड होता है। 17 डिग्री पैरेलल लाइन है, उससे डिवाइड होता है। 49 डिग्री पैरेलल लाइन है, उससे कनाडा और अमेरिका जो है वो डिवाइड होता है। और जर्मनी और फ्रांस जो है वो किससे डिवाइड होता है? तो जर्मनी और फ्रांस मैगी नॉट से डिवाइड होता है। मैगी नॉट से डिवाइड होता है। इस जो डिवीजन रेखाएं हैं, इनके लिए मैंने एक स्पेशल जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने
20 या 25 मिनट में उसको डिस्कस किया है, और मेरे जो पेड क्लास है वहां पे भी मैंने इसको काफी डिटेल से डिस्कस किया है स्ट्रेटेजी के वाला पार्ट में। तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हो। रेड क्लिफ जो रेखा होती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी, क्योंकि बांग्लादेश को ही पूर्वी जो है वो पाकिस्तान कहा जाता था 1971 से पहले। 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद किया गया, तब ये नाम जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद मैकमोहन जो रेखाएं हैं वो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। उसके बाद जो डुरंड रेखाएं हैं वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। जो जीरो लाइन है वो भारत और किसके बीच है, तो वो त्रिपुरा और बंगाल के बीच है। बंगाल बोल रहा हूँ, जो बांग्लादेश है उसके बीच है। तो त्रिपुरा में एक जीरो लाइन है जो कि बांग्लादेश के बीच है। न्यूमूर जो द्वीप होता है ना, न्यू मूर जो द्वीप होता है उसका डिस्प्यूट जो है वो भारत का किसके साथ है, तो वो भारत और बांग्लादेश के साथ वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो वो जो एरिया है वो गंगा नदी का जो मुहाना होता है ना, वहां पे ही वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? एक मिनिमम आप अमाउंट बताओ, अमाउंट ऑफ हीट बताओ जो कि रिक्वायर होती है किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से चेंज करने के लिए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव होने के जो है वो सिवा अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, लेकिन टेम्परेचर को हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो वो हीट जो है ना, वो मिनिमम हीट आपको क्या जरूरी होती है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो मिनिमम हीट क्या होगा। तो वो जो मिनिमम हीट होगा वो लैटेंट हीट कहलाती है। लैटेंट हीट कहलाती है। लैटेंट हीट क्यों कहलाती है, तो लैटेंट हीट कहलाती है ना कि जितनी ऊष्मा चाहिए ना, गुप्त ऊष्मा जो होती है, लैटेंट हीट जो होती है, वो वैसी ऊर्जा होती है कि कोई भी पदार्थ को एक अवस्था से, जैसे वो सॉलिड है, इस सॉलिड से हमको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या फिर सॉलिड से हमको गैस में कन्वर्ट करना है। तो इसके दौरान जो भी उसको एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, या फिर जो भी एनर्जी वो छोड़ेगा, वही जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और टेम्परेचर, इस समय कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं टेम्परेचर में। यह जो ऊर्जा होती है वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में सारा का सारा जो एनर्जी है, जो सारा का सारा जो एनर्जी है वो खत्म हो जाता है। दैट्स वाई इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। यही रीजन होता है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करने का। तो लेटेंट हीट आपको ध्यान रखना है। लेटेंट हीट कई टाइप के होते हैं जिनको हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कन्वेक्शन की बात करें, जो संवहन होती है, संवहन है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन। हीट जो है ना, हीट को ट्रांसफॉर्म करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो उसी तरीका में एक जो है वो कन्वेक्शन आता है। यह जो है वो तरल पदार्थ और गैसों के बीच जो ऊष्मा का संचरण होता है उसके लिए जो है वो ये यूज किया जाता है। ये जो कन्वेक्शन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो या तो लिक्विड के लिए, ये जो है वो फ्लूइड्स जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो होते हैं उनके लिए, या फिर गैसेस के लिए जो ये संवहन है वो यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, संवहन इसके लिए यूज होता है। अब ये जो कन्वेक्शन है इसका आखिर मतलब क्या हुआ, संवहन है इसका मतलब क्या हुआ। तो संवहन मैंने बताया कि केवल और केवल गैस और लिक्विड में ही हो सकता है। ये जो है वो सॉलिड में संवहन कभी भी नहीं हो सकता है। कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन होता क्या है, कन्वेक्शन होता है कि जब भी कोई सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, उसको हम यदि हीट करते हैं, उसको यदि हम हीट करते हैं तो होता क्या है, हीट करने के साथ होता है कि जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो गर्म होने वाला जो पार्ट है ना, वो गर्म होने वाला पार्ट जो है उसका क्या होता है, गर्म करने के साथ ही गर्म होने वाला जो पार्ट होता है उसका जो है वो हल्का हो जाता है। गर्म होने के साथ ही साथ वो जो है वो लाइट हो जाता है, वो लाइटर हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। अब हल्का जब हो जाता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम जाती है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम जाती है। अब डेंसिटी जब कम जाती है तो वो ऊपर की ओर जाने लगती है, अपवर्ड जाने लगती है। अब जब वो अपवर्ड जाएगी तो उस जगह वो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के जगह पे कोई ना कोई तो आएगा। उस पार्टिकल के स्थान को जो खाली हुआ है अपवर्ड जाने के कारण, वहां पे जो ठंडी है, जो कोल्ड वाली जो पार्टिकल है वो आएगी। और ऐसे ही करके पूरा का पूरा कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। ठंडे वाले भाग से गर्म वाले की ओर जाता है और गर्म वाला ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। ये होता कैसे है, तो कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो वही पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, वही पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। और यही जो है वो यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है वो इसी प्रोसेस से गर्म होता है।
हमारा जो वायुमंडल है इसी कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है इससे गर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संवहन विधि से ही गर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि सॉलिड में नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि कन्वेक्शन का ये प्रोसेस है। कन्वेक्शन जो हीट होती है ना, ट्रांसफर हीट कैसे होती है? हीट जो है वो होती है ट्रांसफर, वो ज्यादा से कम की ओर होती है, ज्यादा से कम की ओर। आपने देखा होगा, आप बर्तन को चढ़ाओ, यूटेंसिल को चढ़ाओ, दो तवे, जो भी स्टोव है, गैस है, उस पे चढ़ाओगे तो देखोगे कि वो गर्म कैसे होता है। तो गर्म, पहले गर्म वाला पार्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ से हीट जो है ना वो ट्रांसफर होते चली जा रही है। वो ट्रांसफर क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे गर्म है और गर्म से वो ठंडे की ओर जा रही है। तो ऐसे ही ये ट्रांसफर होता है, पार्टिकल्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो ये कन्वेक्शन हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक हीट की बात आती है। स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट वैसा हीट होता है जो किसी के यूनिट द्रव्यमान का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास को आपको जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर यदि उसका बढ़ाना है, तो उसके लिए जितना भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी, वही आपका स्पेसिफिक हीट जो है वो कहलाता है। उसके बाद जो रेडिएशन की बात आती है, तो रेडिएशन जो है वो भी ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी की ओर बिना किसी से सीधी रेखा में संचरण करती है। यहाँ पे कि कोई भी माध्यम की सहायता के बिना तथा बिना माध्यम को गर्म किए ये जो रेडिएशन है, बिना मीडियम को गर्म किए जो रेडिएशन है वो चलता है। ठीक है? तो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से चलता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से ही वो हीट को ट्रांसफर करता है और इसमें कोई भी मीडियम है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? और यही रेडिएशन है, इसी रेडिएशन से जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आती है। इसी रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है उससे आता है। ठीक है? इसी रेडिएशन का जो प्रोसेस है उससे आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल जो है वो ऐसे ही करके आपसे पूछा जाता है, तो इन सबको याद रखिएगा। बाकी मैंने जो बताया कि लेटेंट हीट जो है वो 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहला जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और दूसरा जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, कोई भी सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलने के लिए जो हमारी हीट की जरूरत पड़ेगी, वो जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कि जब भी किसी लिक्विड को गैस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी आपको हीट की आवश्यकता पड़ेगी, वो जो है वो यही कहलाता है। तो उबलते हुए पानी की तुलना में आपको भाप से ज्यादा जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भाप जो है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में काम करता है और वहां पे ये एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में होता है। दैट्स वाई आपको ज्यादा गर्म जो है वो लगता है। चौथी की बात करें कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो आसान सा सवाल है। माकलीपुत्र जो है घोषाल ये होते हैं। तो माकलीपुत्र घोषाल है वो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आजीवक जो संप्रदाय है वो माकली घोषाल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। यह महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और यदि हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में महावीर के ये शिष्य के रूप में ही थे, जो जैन धर्म के महावीर हैं। इन्हीं महावीर के जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उन्हीं के शिष्य थे ये माकलीपुत्र गोसाल। लेकिन बाद में उनसे काफी मतभेद हो गया था और इसी मतभेद के कारण, इसी डिस्प्यूट के कारण उन्होंने अपना एक सेक्ट, अपना जो एक धर्म है, उन्होंने अपना एक वाद है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और आजीवक जो संप्रदाय होता है वो नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? वो नियतिवाद है कि जो नियति है वही होने वाला है। नियतिवाद है। नियतिवाद को इंग्लिश में बोले तो फैटलिज्म। ठीक है? फैटलिज्म इसको कहा जाता है, फैटलिज्म। ये जो सिद्धांत है इसमें विश्वास रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि सब कुछ जो है ना वो फिक्स्ड है। सब कुछ जो है वो फिक्स्ड है, वो होने ही वाला है। और आपका जो कर्म है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलरेडी सब कुछ जो है वो गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा डिसाइडेड है। और आप कुछ भी कर लो, आप कैसा भी कर्म कर लो, आपसे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो यही नियतिवाद जो है वो कहलाती है, फेटलिज्म जो है वो कहलाती है, जो कि माखलीपुत्र गोसाल जो जीव आजीवक जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। इसी आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक का जो पोता था जिसका नाम दशरथ था, उसने आजीवक संप्रदायों के लिए जो उनके जो मॉन्क होते थे और साधु होते थे उनके लिए बराबर में 5 जो है वो गुफाएं बनाई है।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पांचों गुफाओं का नाम यदि आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं एक आपको बताता हूँ, नागार्जुनी है, दूसरा जो है वो सुदामा है, तीन आप मुझे बता दो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माखली पुत्र जो है वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। यहाँ पे जो कच्चायन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर वन जो दिख रहा है कच्चायन, कच्चायन जो है वो कूद कच्चायन है, जो कि एक दार्शनिक थे और वो भौतिकवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो बिलीव करते थे, उनका जो फिलोसफी था वो कैसा था, तो मेटरलिज्म वाला उनका फिलोसफी था, भौतिकवाद का उनका फिलोसफी था। उसके बाद जो संजय विट्ठल पुत्र आपको दिख रहा है, संजय विट्ठल पुत्र जो दिख रहा है, वो एक संशयवादी दार्शनिक थे। ठीक है, स्केप्टिक फिलोसफर थे। और उसके बाद पूरन कश्यप जो दिख रहा है वो अकीरियावादी था, अमोरलिज्म के प्रस्तावक के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ पे है कि अच्छे और बुरे कर्मों का कोई भी फल जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो ये जो है वो इनका कहना है, ये किसके जो है वो, तो किरियवाद, अकीरियवाद से ये रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है अमोरलिज्म। मतलब आप कोई भी करो, बुरा कर्म करो, जो डराया जाता है ना कि बुरा कर्म करने से बुरा होता है, अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा, तो ऐसा ये इनका कहना था कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कैसा भी कर्म करो, जो होने वाला है वो होगा ही। ठीक है, मौर्य जो साम्राज्य था, बिंदुसार, उसने आजीवक संप्रदाय का ही वो अनुयायी था। और सम्राट अशोक ने भी आजीवक जो संप्रदाय है उसके लिए बराबर में गुफाएं बनवाई थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के समय कौन सा कार्यक्रम जो है वो शामिल नहीं था? नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट चल रहा था, उस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में कौन इंक्लूडेड नहीं है, यही आपसे सवाल जो है वो पूछे जा रहा है। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था कि रेजिग्नेशन आपको गवर्नमेंट पोस्ट से देना है, यदि आप दे सकते हो तो आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गांधी जी ने ये बोला था। ठीक है, विदेशी जो फॉरेन जो गुड्स हैं उनको आपको बाइकआउट करना है, तो ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि बाइकआउट करो, कोर्ट और जो भी लॉयर हैं वो कोर्ट को बाइकआउट करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं यदि वो पढ़ाई को छोड़ सकते हैं तो वो पढ़ाई को छोड़ दें, ये सब उन्होंने कहा था। और ये सबसे जो है वो बुरी चीज थी कि आदमी पढ़ाई को छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको सही है। लेकिन डी जो है ना, सरकारी वाहनों से यात्रा पर पाबंदी, ये यहाँ पे नहीं था, ये इसका इंक्लूडेड नहीं था, ये याद रखिएगा। तो 1920 से लेकर 1922 तक ये जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो चला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चला था। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव निगेटिव कई सारी चीजें आती हैं कि कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। इनके दो पहलू थे, पहला रचनात्मक पहलू था और दूसरा बहिष्कार बहिष्कार करने वाला था। तो पहला कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स था और दूसरा बाइकआउट प्रोग्राम था। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में यदि हम बात करें तो जैसे कि खादी को बढ़ावा देना, जो खादी होता है तो प्रमोटिंग खादी। उसके बाद जो नेशनल जो स्कूल है उनको एस्टैब्लिश करना। बाइकआउट में यदि बात करें तो जितने भी टाइटल सबको मिलते थे उन्होंने टाइटल को अपना बाइकआउट किया, स्कूल को बाइकआउट किया, कोर्ट जो होती हैं उनको बाइकआउट किया। तो ये सब होता है। लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन के जो कर्मचारी थे, असहयोग आंदोलन बोल रहे हैं, जो असहयोग आंदोलन कौन था साथ में, मुस्लिम जो मिला हुआ था ना, खिलाफत खिलाफत वाले जो लोग थे ना, उन्होंने चौरी चौरी जो गोरखपुर का एक जिला था, वहां पे चौरा चौरी जो थाना था, वहां पे उन्होंने जो जो थाना था ना उसको जला दिया था। दैट्स वाई वहां के जो पुलिसकर्मी है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है वो 4 फरवरी 2022 को हुआ था, 1922 को हुआ था। और इसके बाद जो है वो गांधी जी ने कहा कि सारा खेल खत्म करो, और 12 फरवरी को उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और 1924 में इसको ऑफिशियली जो है वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? कौन सा भारत का ऐसा एरिया है जहां पे हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो पाया जाता है? डायूरनल जो रेंज, एक टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो पूछा जा रहा है कि कहाँ पाया जाता है। तो आसान सा सवाल है, जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ही दैनिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जैसे रात में ना, रात का जो टाइम आएगा उस समय जो है वो 50 डिग्री माइनस में चला जाएगा, डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, और दिन में जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस में चल जाएगा। डे की बात कर रहा हूँ, ये आखिर होता क्यों है? तो ये होता है बालू जो होता है ना उसके कारण। जो सैंड होता है ना, सैंड बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा भी होता है।
ठीक है? सैंड जो है वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। दैट्स व्हाई इनका जो डायurnal रेंजेज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत डिफरेंसेस हो जाता है यहाँ पे। इनका डिफरेंसेस जो है वो आप देख रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस हो गया। तो यही रीज़न होता है डिज़र्ट जो एरिया होता है वहाँ पे होने का, ठीक है? मरुस्थलीय क्षेत्र में ये होता है, जैसे कि थार में आप देख लो, ठीक है? थार में यही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में भी आपको ठंडा मरुस्थल मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी तापांतर अधिक होता है, लेकिन ये थार जो एरिया है ना, उससे कम ही यहाँ पे टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। वार्षिक तापांतरण क्या होता है? तो वार्षिक तापांतरण होता है कि वर्ष के समय गर्म और ठंडे महीने का जो औसत टेम्परेचर होता है, उनका जो डिफरेंसेस होता है, उसका जो कहते हैं कि वो जो है वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी महाद्वीप हमारे हैं, उन महाद्वीप के आंतरिक भागों में जो तापमान होता है, दैनिक हो या फिर वार्षिक दिनों में हो, वो अधिक होता है। लेकिन जो तटीय क्षेत्र होता है, उनमें कम होता है। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र में जो ये जो जो महाद्वीपीयता जो होती है, कॉन्टिनेंटली जो होती है, वो जो इफेक्ट नहीं करती है, वो इफेक्ट नहीं करती है। दैट्स जब सब कभी सवाल पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटली जो होता है ना, ये इफेक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई जो है वो इनका टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। ये भी पूछा जा सकता है, तटीय जो एरिया होते हैं ना, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हमारा एरिया क्या है, ऊपर वाला जो गंगा और यमुना का जो मैदान है वो कैसा है, तो वहां पे प्लेन एरिया, और इस प्लेन एरिया में ना टेम्परेचर में हमारा काफी डिफरेंस होता है। हमारी टेम्परेचर जो है वो कितना चला जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तक तो चला ही जाता है। और जब आप गर्मी की बात करें तो गर्मी में 42 से 45 डिग्री या फिर 47 डिग्री तक चला ही जाता है। तो ये देखो डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यदि आप कोलकाता के जो समुद्री एरिया है वहां पे जाओगे, तो वहां पे ये टेम्परेचर के अंतर जो है वो उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे। वहां पे आपको अंतर ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस की मिल जाए, बहुत है। इतना से ज्यादा अंतर नहीं मिलता। वहां का एवरेज टेम्परेचर 25 से 30 के बीच के आसपास रहता है। तो ना तो वहां गर्मी होती है, ना ही ज्यादा ठंडी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि समुद्री एरिया है। क्योंकि समुद्री एरिया है, तो वहां पे मानसूनी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उतना डिफरेंस नहीं होता। जैसे देखो, वाटर क्या होता है कि वाटर जो है वो हीट भी बहुत देरी से होता है। हीट होने में भी वाटर को समय लगता है, और वाटर को जो हीट को रिलीज करने में भी समय लगता है। दैट्स व्हाई जो टाइडल एरिया होते हैं, जो टाइडल बोल रहा हूँ, जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेन एरिया है, वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। 7वां जो सवाल है वो कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है। एक वस्तु कोई स्टैग्नेंट पोजीशन में थी, वहां से वो चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है क्या? एक्सेलरेशन। आपसे क्या पूछा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से, वो एकदम स्थिर था, वहां से चलना स्टार्ट किया है, वो स्टैग्नेंट था, वो मूवी करना स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से। और 2 सेकंड में टाइम उसने कितना लिया? तो टाइम उसने 2 सेकंड लिया। और उसकी स्पीड कितनी थी? तो स्पीड की उसकी बात करूं तो 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी। 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी। तो जो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या रही? फाइनल जो वेलोसिटी उसकी रही, वो 5 मीटर पर सेकंड रही। और इनिशियल जो वेलोसिटी उसकी रही, वो क्या रही? इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू से डिनोट करते हैं, वो जीरो रही, क्योंकि वो स्टैग्नेंट पोजीशन में थी। टाइम उसका 2 सेकंड रहा, और जो एक्सेलरेशन है वो ए रहा। एक्सेलरेशन है वो ए रहा। तो यहाँ पे जब जो फॉर्मूला है, जो गैलीलियो ने दिया था, वो जो फॉर्मूला है, गति का जो फॉर्मूला होता है, गति का पहला समीकरण यही होता है। गति का 4 समीकरण दिया था गैलीलियो ने, तो उसी में ये पहला समीकरण होता है, v बराबर u प्लस ए टी। और इसी फॉर्मूले पे ये डिपेंड है। तो यहाँ पे v है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका? 5 है। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u क्या है? तो 0 है। a क्या आपका दिया हुआ है? तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और t कितना आपको दिया हुआ है? तो t दिया हुआ 2। तो ऐसे में जब इसको 0 को उधर साइड लेके जाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 2a है, 2a को जब a निकालोगे तो 5 को भाग दोगे 2 से, तो 2.5 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यदि हम गति के तीनों समीकरण की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। दूसरा जो गति का समीकरण होता है वो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल जो है वो पूछा गया है बार बार एग्जामिनेशन में। तीसरा समीकरण होता है वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये जो समीकरण होते हैं वो तभी लागू होते हैं जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है तभी ये जो है वो लागू होता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चिलैया जो कमिटी है वो कमिटी का फॉर्मेशन जो है वो कब किया गया था। तो चिलैया जो कमिटी है वो सबसे पहले तो रिलेट किससे करता है, तो ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेट करता है। टैक्स रिफॉर्म से ये रिलेट करता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो राजा चिलैया जो है वो उसी नाम पे चिलैया समिति या फिर चिलैया कमेटी इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1991 में किया गया था। 1991 में इसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। ये जो कमेटी थी वो 1991 में जो भारत में आर्थिक सुधार आया था, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो है वो उनके द्वारा, जिनको शिल्पकार भी कहा जाता है, भारत में आर्थिक सुधार का जो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस आया था, उसी समय जो टैक्स रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी थी, वो कमेटी था वो चिलैया कमेटी थी। तो 1991 में बना था। चिलैया कमेटी की यदि हम प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो उनका कहना था कि जो टैक्स आप लगाते हो ना, तो टैक्स को आपको कम करना है, आपको रिड्यूस करना है टैक्स रेसेट को और सिंप्लीफाई करना है टैक्स स्लैब को। तो इनका पहला रिकमेंडेशन था कि आपको टैक्स को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करो टैक्स को और उसके साथ ही साथ आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो स्लैब को। टैक्स का जो स्लैब है उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे अभी क्या है, 12 लाख तक कमाते हो तो 0% टैक्स लगता है। तो उसी स्लैब को यहाँ पे भारत में इनकम टैक्स कैसा है, इनकम टैक्स जो है वो भारत में कैसा होता है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, अब वैसे वैसे आपका टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और ये जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो सीधा आपसे लिया जाता है। इट इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जीएसटी की बात करें तो वो क्या है, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं जीएसटी को। जीएसटी के बारे में 279 ए जो आर्टिकल है वहां पे बताई गई है। जीएसटी जो है वो 279। अभी जो है वो जीएसटी का मात्र दो स्लैब है, 5% और 18%। जीएसटी जो है वो गोल्ड पे नहीं लगता, गोल्ड पे ओनली 3% जो है वो टैक्सेस लगते हैं। पेट्रोलियम पे, अल्कोहल पे, ये सारे जो है वो जीएसटी से अलग रखे गए हैं। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि कारपोरेट का जो टैक्स होता है और जो इनकम टैक्स होता है उनके बीच का जो डिफरेंस है उनको आपको कम करना है। तो कॉर्पोरेट टैक्स एंड जो इनकम टैक्स होता है उनके बीच के डिफरेंसेस को आपको कम करना है। उसके बाद इनका कहना था कि एक जो है वो ये जो है एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर की बात इन्होंने की थी। जैसे वैट आया था ना 2006 में, वैट जो है 2006 में आया था, वो इन्होंने ही बात की थी इन सब के बारे में। तो बाद में जीएसटी भी आया 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू भी हुआ। तो जीएसटी भी आया, तो वैट और जीएसटी के बारे में भी इनको कहा था। इनका कहना था कि कर जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, कर आधार को व्यापक बनाना चाहिए। और इन सिफारिशों ने भारत की कर प्रणाली में आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। तो चिलैया समिति आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 9वां नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाता है कब, जब लोकसभा में जो सरकार होती है वो बहुमत में नहीं रहती है, मेजोरिटी में नहीं रहती है। दैट्स वाई उनको कहा जाता है कि आप जो है वो अपना जो है वो बहुमत सिद्ध करिए। क्योंकि जब तक आपका लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा तब तक आप जो है वो अपनी सरकार नहीं चला सकते हो, आपका मंत्रिमंडल तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार कब लाया गया था, तो 1963 में लाया गया था। 1963 में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था। ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो अगस्त 1963 में आया था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार है उनके खिलाफ जो है वो आया था। तो किसके खिलाफ आया था, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। किसके द्वारा आया था, तो ये जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। जेबी कृपलानी।
कृपलानी जो है उनके द्वारा ये लाया गया था ये प्रस्ताव जो है वो 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत की जो है वो करारी हार हुई थी, उसके बाद तुरंत ये प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये जो प्रस्ताव था वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था, मतलब कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो उन्होंने अपना दिखा दिया था। ठीक है, कॉन्फिडेंट उन्होंने अपना दिखा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव जो है उसका उल्लेख की यदि हम बात करें कि ये कहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बताया गया है, तो वो बताया गया है आर्टिकल नंबर जो 75 होता है, इस 75 का सब आर्टिकल 3, 75 का सब आर्टिकल 3 है, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा की गई है। और जो है वो मंत्रिपरिषद जो जितना भी कैबिनेट होता है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और इंडिविजुअली वो कैसा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो राष्ट्रपति के लिए। 78 जो आर्टिकल है वो बात करता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देना पड़ेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति मांगता है वो देना पड़ेगा। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति मांगता है वो आपको देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से राज्य में बात करें तो 8 को बना दो 7, इसको बना दो 6 और इसको 167 कर लो। तो राज्य में मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है ना 167 में, कि वो राज्यपाल को सारी जानकारियां दे जो वो मांगता है। ठीक है, जो वो मांगता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो हमेशा जो है वो लाया जाता है कब, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लाया जाता है लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। यदि आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आपको 50 सदस्यों का सिग्नेचर जरूर चाहिए, 50 सदस्यों का जो है वो समर्थन जरूर चाहिए। यदि आप जो है वो अ, क्या बोलते हो, यदि आप जो है वो इस प्रस्ताव को पारित कर देते हो, इसका सीधा सा मतलब है कि बहुमत नहीं है सरकार की, और जब सरकार के पास बहुमत ही नहीं है तो वो सरकार नहीं चला पाएगी, और पूरा मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, और नई जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन किया जाएगा। मतलब नया चुनाव या तो करवा ले, या तो जो भी बहुमत में पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए, और उनको सरकार बनाने के लिए पहले जो है वो उनको पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा, उनका जो है उनका जो मिनिस्ट्री है वो पहले ही बना दिया जाएगा, और उसके बाद उनको कहा जाएगा कि 1 महीने का आपको मैंने समय दिया है, और इस 1 मंथ के टाइम में आप अपना जो है वो मेजोरिटी प्रूफ करो। यदि आप भी नहीं करते हो तो आपकी भी सरकार जो है वो डिसमिस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अभी 71 जो बीपीएससी हुआ था वहां पे पूछा गया था, तो एक एक करके आप देख लो। देखो, अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव यदि आप ला रहे हो तो इसका रीजन बताने की आपको जरूरत नहीं है, कि हम क्यों ला रहे हैं। आप रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बिना रीजन बताए ला सकते हो अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह जो है वो पूरे मंत्रिपरिषद के विरोध में ही लाया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति के विरोध में नहीं ला सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरोध में ही लाया जा सकता है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को निर्धारित करने हेतु ये लाया जाता है। मतलब जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसका बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार खत्म। यदि यह लोकसभा में पारित होती है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, और सारा खेल खत्म। उसके बाद जो है वो निंदा प्रस्ताव आता है। सवाल ऐसे ही बीपीएससी में पूछा गया था, तो निंदा प्रस्ताव जो है वो पूछा गया था कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव से अलग था, ऐसे करके। तो निंदा प्रस्ताव को यदि आपको लाना है, किसी निंदा प्रस्ताव को क्यों लाया जाता है, तो कोई भी ऐसा इशू है जिस पर जो है वो विपक्षी जो पार्टी है उसको विरोध करना है, तो उसके लिए ये लाया जाता है। और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का आपको कारण बताना अनिवार्य है कि आप किस पोजीशन पे ला रहे हो। कोई एक जो व्यक्ति है, कोई एक मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एक मंत्री है, वो मंत्री के द्वारा कोई बिल लाया जाता है, और उस बिल के विरोध में जो है वो ये निंदा प्रस्ताव आता है कि हम इस बिल का जो है वो विरोध कर रहे हैं, उसके लिए निंदा प्रस्ताव आता है। और इस निंदा प्रस्ताव को लिए आपको कारण बताना जरूरी है, आपको कारण बताना जरूरी है, आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों ला रहे हो। यह जो है वो किसी एक मंत्री या फिर मंत्री का जो समूह होता है या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में लाया जा सकता है। कोई भी बिल आप ला रहे हो, और ये हमेशा मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आएगा अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन निंदा प्रस्ताव जो आएगा वो किसी के लिए भी आ सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी आ सकता है, मंत्री के लिए, मंत्रियों का समूह के लिए भी आ सकता है, या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के लिए निंदा प्रस्ताव आ सकता है। यह जो है वो मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों के या फिर कोई भी काम कर रहा है उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आता है। एज आई हैव टोल्ड यू, यह जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पारित हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रिपरिषद जो है वो गिर जाएगी, इसका मतलब कुछ नहीं होता। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देने की कोई भी आवश्यकता जो है वो निंदा प्रस्ताव में नहीं होती है। सवाल जो है वो यही वाला पूछा गया था जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूं बीपीएससी में, कि सदन की अनुमति जो है वो इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं होती है।
यदि आपको प्रस्तावित करना है इसको, इस जो बिल है, ये जो निंदा प्रस्ताव है, ये जो रिज़ॉल्यूशन है, यदि आपको निंदा रिज़ॉल्यूशन लाना है, निंदा प्रस्ताव लाना है, तो इसके लिए आपको सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। सदन की अनुमति से इसे पारित करने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। आपको इसको प्रस्तावित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यही सवाल जो है वो पूछा गया था, तो आपको ये आगे के लिए ध्यान रखना है, ठीक है? आगे के लिए ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे बता दिया है। तो 1963 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यवंश इसमें शामिल नहीं था? जो एनिसेंट टाइम है, उस समय का ये चीज है। तो 10वीं जो 8वीं से 10वीं जो शताब्दी था ना, 8वीं से 10वीं जो सेंचुरी था, यहाँ पे कन्नौज जो शहर है ना, ये बहुत प्रसिद्ध था। कन्नौज पे यदि आप शासन कर रहे हो, मतलब आपका पूरा भारत पर शासन है। कन्नौज पर यदि आप नियंत्रण चाहते हो, कन्नौज पर यदि आप कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब आप जो है वो पूरा का पूरा उत्तर भारत है उस पे कंट्रोल कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ के लिए तीन जो राज्यवंश थे, तीनों के बीच जो युद्ध बहुत लंबा चला था और तीनों ने थोड़ा बहुत इस पर शासन किया था। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष इसी को कहा जाता है। इस जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इनमें तीन शासक जो है वो शामिल थे। पहला जो शामिल था वो शामिल था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार ये कहाँ से रिलेटेड है? तो पश्चिमी भारत जो वेस्ट इंडिया है, वहां से ये रिलेट करता है, प्रतिहार वंश। उसके बाद पाल वंश, जो पाल वंश है वो ईस्ट इंडिया से रिलेट करता है, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत है वहां से रिलेट करता है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो है वो राष्ट्रकूट हो गया। राष्ट्रकूट जो हो गया, राष्ट्रकूट जो है वो दक्कन जो पार्ट होता है ना, दक्कन का पठार के बारे में आप जानते होंगे। महाराष्ट्र का जो कुछ पार्ट आता है, कर्नाटक का कुछ पार्ट आता है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, तो वो दक्कन का पार्ट जो है वो राष्ट्रकूट वंश से रिलेट था। तो इसमें कौन आया? पाल आए, राष्ट्रकूट आए, प्रतिहार आए, लेकिन पल्लव कहाँ से इसमें आया? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो पल्लव इस संघर्ष का जो है वो हिस्सा नहीं थे। ठीक है, पल्लव वंश यदि हम बात करें तो पल्लव कहाँ से रिलेट करते हैं? तो वो साउथ इंडिया का जो विशेषकर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, वहां से ही वो रिलेट करता है। ठीक है, कन्नौज जो है वो हर्ष की राजधानी भी थी, जो हर्षवर्धन आप नाम सुनते हो ना, हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। और उत्तर भारत में बहुत शक्तिशाली था। एज आई हैव टोल्ड यू ना, कि यदि आप कन्नौज पे शासन कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है वो पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है वहां पे आपका कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, वहां पे आपका कंट्रोल जो है वो हो रहा है। इस युद्ध में अब ये बात करें कि सबसे ज्यादा जो है वो विजयी के रूप में किसको आप मान सकते हो, कि कौन सबसे ज्यादा जो है वो इसमें प्रसिद्धि रूप से आप इसमें जीता। तो इधर यदि हम जीत की बात करें, तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो इस संघर्ष में विजयी हुआ और कन्नौज पर अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित किया। तो कंट्रोल किसका आया कन्नौज पर? तो वो गुर्जर एंड प्रतिहार का आया। तो विन यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार पूछ लिया जाता है, लेकिन फैक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तीनों जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने अपने टाइम में इन पर जो है वो शासन किया था। लेकिन एग्जामिनेशन में यदि आपसे पूछा जाए तो गुर्जर प्रतिहार आपको लगाना है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फिर से सुमेलित करने आ रहा है आपको, कौन कौन से जो देश हैं उनसे कौन कौन सी लाइन जो है वो पार करती है। आसान सा सवाल है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कई बार। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच आती है, क्या ये सही है? रेड क्लिफ जो लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच आती है, क्या ये सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेड क्लिफ जो लाइन है ना, वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच आती है। इंडिया और चाइना के बीच जो आती है वो कौन सी है? तो वो जो लाइन है वो डुरंट बोल रहा हूँ, वो मैकमोहन है। मैकमोहन लाइन है। डुरंट जो है वो पाकिस्तान और जो है वो अफगानिस्तान के इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, नॉट पाकिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये भी आपको जो है वो गलत हो गया। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद मैगिनॉट लाइन है। मैगिनॉट जो लाइन है वो ऑलरेडी मैंने अभी बताया था, एक पहला जो क्वेश्चन था फिर दूसरा क्वेश्चन, कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो मैगिनॉट रेखा है। तो यस, मैगिनॉट जो रेखा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो फ्रांस द्वारा जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया गया एक किलाबंद का रेखा है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जर्मनी के द्वारा बिल्ड किया गया था। बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा। तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी के द्वारा बिल्ड किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंडनबर्ग जो रेखा है वो किसके किस बीच आती है? बहुत ज्यादा सवाल ये सब पूछा जाता है। हिंडनबर्ग जो रेखा है वो फ्रांस और बेल्जियम के बीच है। हिंडनबर्ग जो रेखा है वो फ्रांस और बेल्जियम जो दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो हिंडनबर्ग जो रेखा है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी द्वारा उत्तरी फ्रांस में बनाया गया था। तो ये किसके किसके बीच है? तो हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच है। बनाया किसके द्वारा गया है? बिल्ड किसके द्वारा किया गया है? तो ये जर्मनी के द्वारा बिल्ड किया गया है। तो हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनोट रेखा बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है वो भी किसके द्वारा बनाया गया? तो जर्मनी के द्वारा बनाया गया, उत्तरी फ्रांस में बनाया गया, मतलब ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। उसी तरह से ऑर्डर नीस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नीस जो है वो बार बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। ऑर्डर नीचे जो लाइन है वो किसके किसके बीच है? तो ये पोलैंड प्लस जर्मनी के बीच है। पोलैंड और जर्मनी के बीच जो है वो ऑर्डर नीचे है। उसके बाद मैन रहीम जो लाइन की यदि हम बात करें, मैन रहीम जो लाइन की बात करें, तो ये मैन रहीम जो लाइन है वो रसिया एंड फिनलैंड के बीच है। स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड, तो रसिया एंड फिनलैंड के बीच जो है वो मैन रहीम लाइन आती है। लाइंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप चेक कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? मैगिनॉट जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कई बार एग्जामिनेशन में ये जो है वो पूछा गया है, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया जो है वो बेसिकली क्या है ना, जयराम रमेश के द्वारा गौतम बुद्ध जो है ना उन पर लिखा गया यह किताब है। तो जयराम रमेश हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो किताब है द लाइट ऑफ एशिया जो है वो पोएम दैट डिफाइन बुद्धा, पूरी किताब की यदि हम बात करें तो क्या नाम है? द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा। ये जो किताब है ये है, ठीक है। यह पुस्तक जो है वो सर एडविन एनरोल्ड के द्वारा, ये जो पुस्तक है वो ओरिजिनली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा जो है वो 1879 में लिखा गया था। ये लिखा गया था द लाइट ऑफ एशिया, और बुद्ध के जीवन पर इसके प्रभाव की कहानी को ये बताता था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। द लाइट ऑफ एशिया, ये जो मूल कविता लाइट ऑफ एशिया जो है वह सर एडविन एनरॉड के द्वारा लिखा गया था, और इसे पश्चिमी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं को जो है वो बताने का इसमें प्रयास किया गया। और जो जयराम रमेश है एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप कि जब भी आपसे बुद्ध से रिलेट करके पूछे, द लाइट ऑफ एशिया बुद्धा से रिलेट करके पूछे, तो आपका आंसर सर एडविन एनरोल्ड होगा, अर्नोल्ड होगा। और जब भी आपको नॉर्मल जो है वो लाइट ऑफ एशिया पूछ लिया जाए और आपको ऑप्शन में रहेगा भी नहीं दोनों, जब रहेगा तो आपको शब्द वो ध्यान रखना, यहाँ पे जयराम रमेश आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है, ठीक है। और यदि द लाइट ऑफ एशिया और बुद्धा से जोड़कर यदि पूछे तो आपको याद रखना है कौन सा? सर एडविन अर्नोल्ड 1879 में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो माउंटेन चेन ऑफ माउंटेन है वो सबसे लंबी है? लंबी मतलब कि लेंथ में सबसे लंबी है, ठीक है, लेंथ में सबसे लंबी है ये पूछा जा रहा है। तो लेंथ में जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको यहाँ की हम बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। जब भी पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है वो दो टाइप की होती है, पहला तो या तो वो समुद्र में रहे, नहीं तो वो लैंड पे रहे। तो नॉर्मली जब भी पूछा जाता है तो वो लैंड की बात होती है, लैंड की ही बात होती है। तो एंडीज जो है ना वो लैंड पे ही है, और इंडीज का लेंथ ऑलमोस्ट जो है वो 7,000 जो है वो किलोमीटर के आसपास आता है, ठीक है। 7,000 किलोमीटर के आसपास आता है, जो कि कहाँ फैला हुआ है? तो ये दक्षिण जो अमेरिका है ना, जिसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, उसका ये पूरा जो पार्ट है ना, चिले वाला पार्ट हो गया, वो पूरा पार्ट में चिले वाला जो पूरा पार्ट है ना नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा में ये एंडीज पर्वत जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ के बीच में। लेकिन आप यदि हम हमारा हिमालय को देखो, हमारा जो हिमालय को देखो वो क्या है? हिमालय यहाँ जो है वो अफगानिस्तान से दो पार्टें इधर भी निकल जाती हैं, ठीक है। दो पार्टें यहाँ भी, एक अफगानिस्तान में चले जाती है, एक सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में आ गई, और ये जो ये वाला पार्ट जो है वो हिंद कुश पर्वत ये कहाँ चला गया? तो हिंद कुश अफगानिस्तान में चला गया। इधर जो अराकान योमा है वो पार्ट कहाँ चला गया? तो अराकान योमा म्यांमार में चला गया। और यही वाला जो पार्ट है वो नीचे जाकर अंडमान एंड निकोबार वाला बना गया। अराकान योमा का ही पार्ट अंडमान एंड निकोबार बन गया। और यहीं पे हिमालय जो है वो अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये हिमालय आप कैसे देख रहे हो? हिमालय को आप देख रहे हो ना, ये कैसा है? ये हिमालय जो है ना वेस्ट टू ईस्ट है।
तो यदि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि वेस्ट टू ईस्ट में सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो कौन सी है, तो वो हिमालय है, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर जो वो हिमालय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्ट यदि इसकी लेंथ की बात करें तो आई थिंक अराउंड 6500 के आसपास आता है एंडीज पर्वत का। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रॉकीज दिख रहा है। रॉकीज जो माउंटेन है ना, वो उत्तर अमेरिका में है। रॉकीज जो माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है, जिसकी जो लेंथ यदि हम बात करें तो वो 4800 किलोमीटर के आसपास आता है। 4800 किलोमीटर के आसपास आता है। आल्पस जो है वो यूरोप में है। आल्पस जो है वो यूरोप में है, यूरोप का सबसे बड़ा है और 1200 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है। एंडीज जो पर्वत आपको दिख रही है, फोल्ड माउंटेन है। ये जो है वो फोल्ड माउंटेन है। वलित पर्वत जिसको कहा जाता है, ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है ना, कि जब भी यहाँ पे जैसे हिमालय का जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है ना, उसी तरह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो, तो वो ऐसे ऐसे, क्योंकि उन पर ना इधर से भी प्रेशर लगता है और इधर से भी प्रेशर लगता है, तभी ये पर्वत जो है वो बनती है। जैसे ये पूरा गाद था, यहाँ पे हमने प्रेशर लगा दिया, यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, तो ये जो, यदि कोई लैंड ऐसा है और इस पर हम दोनों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। और यही ऊपर की ओर उठता है तो कहते हैं कि पर्वत बन गया। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन होता है, जिसमें नाजरा प्लेट और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है, उनके अभिसरण से ये जो इंडीज है वो बना है। तो इंडीज किस किन किन, जैसे 7 प्लेट्स होती है ना, तो उन सातों प्लेट जो होती है ना, उनको और छोटे छोटे प्लेट्सों में डिवाइड किया जाता है। तो उन्हीं छोटे छोटे प्लेट्स में क्या एक आता है, वो नाजरा प्लेट आता है। वो एक आता है नाज़का प्लेट। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि नाज़का प्लेट जो है वो कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ये याद रखना है। तो जो नाज़का प्लेट है और दक्षिण अमेरिका का जो प्लेट है, साउथ अमेरिका का जो प्लेट है, उन दोनों के बीच जब टकराव हुआ, उन दोनों के बीच जब डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तब जाके अभिसरण, जैसे देखो ये कोई प्लेट है वो ऐसे आ रही है, ये कोई प्लेट है वो ऐसे आ रही है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ये प्लेट में जिसकी डेंसिटी कम होगी ना, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। ऐसे करके अभिसरण हो जाता है। तो इसी अभिसरण के बाद जो है ना, अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकलती है, और ये सब जो पर्वत है, श्रृंखला है, वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसको अभिसरण कहा जाता है। ठीक है, इनको कन्वर्जेंस बोला जाता है। इससे सीजीएल में सवाल पूछा गया था, सीजीएल 3 जो है उसमें सवाल ये जो पूछा गया था कन्वर्जन से, तो ये याद आपको रखना है। एंडीज जो पर्वत है उसके सबसे ऊंची हम चोटी की यदि बात करें तो वो कौन सी चोटी है, तो वो अकांगुआ है, माउंट अकांकगुआ। माउंट अकांकगुआ है जो इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है वो महाद्वीपीय और पानी दोनों को यदि हम बना दें, तो वो जो है वो मिड ओसेनिक रेंज होता है। मिड ओसेनिक रेंज जो है वो मध्य महासागरीय रीच जो होता है वो सबसे बड़ी है। टेलीग्राफ का जो पठार है वो जो है वो अटलांटिक महासागर है, उसमें है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से हमारा एनडी जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर के सवाल करें कि किस राज्य की सूर सरोवर झील है वो रामसर स्थल के रूप में जो है वो दर्ज किया गया है। तो सूर सरोवर झील की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। रामसर जो कन्वेंशन है वो ईरान में रामसर स्थल है, वहां पे 1971 में हुआ था, और 1982 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था। भारत ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो सबसे बड़े जो रामसर साइट की यदि हम बात करें तो वो कौन सी है, तो वो जो है वो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो है रामसर साइट। और सबसे छोटे की बात करें तो वो रेणुका है, उत्तर प्रदेश में रेणुका झील है, वो सबसे जो है वो छोटी है। और अराउंड अभी भारत में 100 के आसपास हो ही गए हैं रामसर साइट। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी जो है उसको रामसर जो डे है, वेटलैंड डे है, उसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड जो आर्द्र भूमि होती है ना, और रामसर कन्वेंशन उसी के दिन जो है वो डिसाइड किया गया था, रामसर कन्वेंशन। तो वो आपको ध्यान रखना है। सुर सरोवर जो है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इस सरोवर को क्या बोलते हैं, इसको कीथम झील भी कहा जाता है। कीथम जो झील है ना, इसको कीथम झील भी कहा जाता है। यहाँ पे स्थानीय जो प्रवासी हैं, स्थानीय जो पक्षी होते हैं वो सब आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यदि हम आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सेट नंबर 1 में मैंने इसको डिस्कस किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कहाँ है, किस देश में है, और उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बता दो। 15 नंबर सवाल की बात करें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके प्रवर्तन के लिए किस किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है।
यदि आपको डीपीएसपी का जो है वो इन्फोर्स करवाना हो तो उसके लिए कहाँ पे चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 37 सीधा कहता है कि आप ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हो, जैसा कि आप फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकते हो। फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकते हो, उस तरह से इसको लागू नहीं करवा सकते। ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि स्टेट को ये सलाह दी जाती है कि आप जब भी अपने पॉलिसीज बनाएं तो इन जो डीपीएसपी में जो भी चीजें दी गई हैं उन सबको आपको ध्यान रखना है। बस ये चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ये देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसका मूलभूत सिद्धांत के रूप में काम करता है। राज्य के कर्तव्य को ये बस दिखाता है और कुछ नहीं है। आर्टिकल 38 जो है वो क्या बात करता है, तो आर्टिकल 38 में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उनको सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। तो ये यहाँ पे बात करता है कि वेलफेयर स्टेट एक होना चाहिए जहां पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों टाइप का जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 की हम यदि बात करें तो आर्टिकल 39 जो है वो बात करता है कि राज्य के लिए कुछ ऐसे डीपीएसपी जो है वो होने चाहिए जो सभी की जो आजीविका है, जो आप लाइवलीहुड आपकी होती है, आपको कमाने का जो अधिकार होता है वो सबको समान अवसर मिले और धन का जो संकेंद्रण ना हो। संकेंद्रण का कहने का मतलब कि धन जो है वो उसका कंसंट्रेट किसी एक व्यक्ति के पास ना हो जाए और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाए और अमीर है वो और अमीर होता चला जाए। लेकिन यूजुअली हो क्या रहा है, वो सारे कंट्री में यही हो रहा है क्योंकि हर कंट्री किसी न किसी तरीके से कैपिटलिस्ट होता चला जा रहा है। पूंजीवादी जो समाज है वो होता चला जा रहा है और यही सबसे बेस्ट जो अभी के लिए है भी, इस मानव जो जाति है उसके लिए ये पूंजीवादी समाज ही चलता है। और किसी भी प्रकार का आप समाज चलाओगे तो वो फेल कर जाएगा। आप अदर कंट्रीज की देख सकते हो स्थिति। ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डीपीएसपी की हम बात करें तो डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 जो आर्टिकल्स है वहां पे इन बारे में चर्चा जो है वो की गई है। ये जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड का जो संविधान है वहां से हमने लिया है। ग्रेनविल जो ऑस्टिन है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कम से कम 6-7 बार इसको प्रीवियस ईयर में देखा है। ग्रेनविल ऑस्टिन, एकदम नाम भी याद रख लो। ग्रेनविल ऑस्टिन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि जो निदेशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं उनको कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। इनका कहना था कि डीपीएसपी जो है और फंडामेंटल राइट जो है ये क्या है, तो ये दोनों है जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये जो है वो आत्मा है, अंतरात्मा है। कॉन्सियसनेस लिख लो, सोल नहीं, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियंस, कॉन्सियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अंतरात्मा, अंतरात्मा ऑफ संविधान ये है। यदि संविधान की आत्मा की बात करें तो वो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको कहा जाता है। और यदि भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कभी पूछा जाए तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। न्यायिक पूर्वावलोकन की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन तीनों को न्यायिक पूर्वावलोकन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि एक मनी बिल है। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल है इसको डिसाइड कौन करता है, तो वो स्पीकर डिसाइड करता है। मनी बिल की जो है वो चर्चा कहाँ की गई है, किस आर्टिकल में की गई है, आप मुझे बताओ। तो मनी बिल जो है वो संविधान का 109 जो है वहां पे मनी बिल की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 109 है, वहां पे मनी बिल की चर्चा की गई है। और इस मनी बिल में कहा गया है कि मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित आएगा। अब इस लोकसभा में आएगा मनी बिल, अब उसके बाद राज्यसभा के पास इसको भेजा जाएगा तो राज्यसभा के पास क्या पावर रह जाता है, यही आपसे सवाल जो है वो पूछा गया कि अधिकतम कितने दिनों तक राज्यसभा उसको रोक सकती है। केवल और केवल राज्यसभा को 14 दिनों का समय मिलता है, उससे ज्यादा वो नहीं रोक सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर उस जो बिल है उसको रिटर्न नहीं करती है तो माना जाएगा कि वो जो बिल है ना वो दोनों सदनों से पास हो गया है। तो 14 दिनों का समय जो है वो मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जो हो जाएगा। तो राज्यसभा को धन विधेयक है उसमें संशोधन की सिफारिश कर सकता है, लेकिन उस संशोधन को लोकसभा जो है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो ऑब्लिगेटरी उसके लिए वो नहीं है, ये याद रखना है। धन विधेयक की यदि हम परिभाषा की बात करें, ये जो 109 मैंने आर्टिकल बताया ना, 109 के अनुसार ये बात आती है। 109 के अनुसार आती है कि 14 दिनों तक आपको रोकना है।
109 में आया है कि 14 दिनों तक रोकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लेकिन मनी बिल की यदि डेफिनेशन की कभी आपसे बात कर ले कि मनी बिल को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। आर्टिकल नंबर 110 में जो है वो मनी बिल की परिभाषा दिया गया है। और मनी बिल को अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो लेगा। आपको ये ध्यान रखना है। और मनी बिल जो होता है ना, वो राष्ट्रपति से पहले ही पूछ के लाया जाता है। कोई भी बिल पास करवाना हो तो या तो पहले आप उसको संसद में बिल लेकर आओगे, उस संसद में पास करने के बाद लोकसभा से पास करो, राज्यसभा से पास करो, या फिर राज्यसभा से पास करो तो लोकसभा से पास करो, दोनों से पास करना पड़ेगा। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। अब इस प्रेसिडेंट को साइन के लिए क्या करता है ना, कि पहले ही पूछ लेता है कि हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं, ठीक है, आप इसको ये बिल लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो मनी बिल, जब भी टैक्स वैक्स से रिलेटेड कोई बिल होता है ना, तो वो मनी बिल की तरह आता है। तो उसको राष्ट्रपति से पहले पूछ के लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 17वें नंबर सवाल की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि वुमेन्स में वो रोग है वो होगा। तो वो कौन सा है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस है ऑप्शन में, हाँ। वर्णांधता है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। तो वर्णांधता जो है वो महिलाओं में बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ये वर्णांधता। वर्णांधता जो है वो क्या है, ये जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड अप्रभावी है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है ना, उससे रिलेट ये करता है। एक्स, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब एक्स लिंक्ड अपरिभावी, अनुवांशिक ये विकार है। ठीक है। ये जेनेटिक एक डिसऑर्डर है। एक्स से रिलेटेड, एक्स जो क्रोमोसोम होता है उससे रिलेटेड हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, तो मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई। एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होता है वो मेल के पास होता है, और फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और एक्स होता है। फीमेल के पास जो महिला होते हैं उनके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो चूंकि ये अप्रभावी विकार है, चूंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए पुरुषों में यह तभी दिखता है जब उसमें उनके एकमात्र एक्स गुणसूत्रों में दोष जो है वो आ जाए। ठीक है। एक जो क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट हो जाए तभी वो दिखता है। लेकिन महिलाओं में इसे प्रकट होने के लिए दोनों जो एक्स है, दोनों जो एक्स है उसको खराब होना पड़ेगा, अभी होगा। लेकिन पुरुषों में एक भी खराब हो गया तो हो जाएगा, एक भी खराब हो गया तो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनको, महिलाओं जो होती है ना, उनमें दोनों खराब होगा तभी होगा। तो ये बहुत दुर्लभ होता है कि दोनों खराब हो जाए। यदि केवल एक एक्स जो है वो दोषपूर्ण होता है तो वो कैरियर होगी, लेकिन वो जो स्वयं जो है ना वो वर्णांध नहीं होगी। तो महिलाएं जो है ना वो कैरियर के रूप में काम कर सकती है, कैरियर के रूप में काम कर सकती है। महिलाओं को जो एक्स क्रोमोसोम है वो यदि डिफेक्टिव हो और बच्चा जो है वो फ्यूजन के बाद जो बने, तो उसमें वो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम चला जाए, तो वो जो बेटा होगा ना वो वर्णांध होगा, वो ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस उसके साथ होगा। लेकिन वो महिला कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक और एक्स है ना। तो एक एक्स डिफेक्टिव होने से क्या होगा, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। वर्णांता जो है वो उसका सबसे आम जो प्रकार होता है, सबसे जो नॉर्मल प्रकार होता है वो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको है ना वो रेड, रेड और उसके साथ ही साथ ग्रीन, इनमें डिफरेंसेस नहीं वो देख पाता है कि कौन सा किस कलर का है, वो डिफरेंस नहीं देखता है। एक और मैं बीमारी की नाम बताऊं जो एक्स क्रोमोसोम से ही रिलेट करता है, एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम है उससे ही रिलेट करता है। तो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से एक और बीमारी है, वो कहलाता है हीमोफीलिया। वो कहलाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ना, इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में आपका जो खून है ना, आपका जो ब्लड है वो ब्लड को क्लॉट होना चाहिए। क्लॉट मतलब ब्लड को जमना चाहिए। जब भी ब्लड कटता है तो बाहर जो है वो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में थ्रोम्बिन होता है। वो थ्रोम्बिन जो है वो इसको जमा देता है, थ्रोम्बिन जो है वो इसको जमा देता है और आपका ब्लड जो है वो नहीं निकलता है। इसमें जैसे कई सारे जो है वो फैक्टर चीजें करती है, जैसे विटामिन के भी डिपेंड करता है। इसमें सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट होता है वो फैक्टर 9 होता है। यदि बॉडी में फैक्टर 9 नहीं रहेगा तभी जो है वो ये प्रोसेस जो है वो हीमोफीलिया बीमारी होती है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो फैक्टर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैक्टर 9, तो ब्लड क्लॉट बाहर होना चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो वो हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड जो है वो हमारे वेसल्स के अंदर, हमारे जो नसें हैं उसके अंदर क्लॉट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो स्मूथली बहना चाहिए।
वो क्लॉट हो गया तो आपका खेल ही खत्म हो जाएगा। तो वो क्लॉट नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए अंदर हिपैरिन होता है। उसके लिए अंदर हिपैरिन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख में जो रेटिना है उसमें जो कोन सेल होता है ना, आंख की जो रेटिना होती है, याद रखिएगा, आंख की जो रेटिना होती है वहां पे दो सेल होती है, पहला सेल रॉड होता है और दूसरा सेल जो है वो कोन होता है, रोड और कोन होता है। तो ये जो कोन होता है ना, यही डिसाइड करता है कि आपको कलर जो है वो कैसा दिखेगा। तो कलर दिखने के लिए जो डिसाइड होता है वो कोन होता है। तो सी से कलर, सी से कोन, सी से कलर, सी से कोन। तो शंकु जो कोशिकाएं होती है वही जो है वो कलर को डिसाइड करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम मायोपिया की बात करें, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है निकट दृष्टि दोष, इसमें जो है वो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब कि दूर वाला नहीं दिख रहा है, उल्टा होता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो ब्रेन से रिलेट करता है, जो है वो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो घेंगा उससे रिलेट करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो घेंगा है वो उससे रिलेट करता है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो ठोस में होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है, तो रूम टेम्परेचर आपको 25 डिग्री होता है, तो इसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं। और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों में काफी डिफरेंसेस है, याद रखिएगा, ये ह्यूमन बॉडी का है और ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है, तो इसी को नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। और इसी कंडीशन पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो ठोस अवस्था में होगा, तो वो होगा आयोडीन। वो होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आयोडीन जो है वो सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर एक चमकारा जो है वो भूरा ब्राउन कलर का एक रंगीन जो है वो ठोस पदार्थ होता है। ये जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप समूह जो है, वो हाइड्रोजन ग्रुप जिसको 17 ग्रुप कहा जाता है उसका ये है। इसको गर्म करने पर या फिर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और यह जो प्रक्रिया है वो सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, इसको जब गर्म करेंगे तो वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो फ्लोरीन है, वो एक गैस है जो कि पीला और हरा टाइप का होता है, येलो एंड ग्रीनिश जो टाइप का, ग्रीन टाइप का होता है, एक लिक्विड है जिसको पील ग्रीन आप कह रहे हो। ठीक है, पील ग्रीन इसको कहा जाता है। ब्रोमाइन जो है, ब्रोमाइन नहीं, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो क्या है, तो ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। फ्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म में रहने वाला नॉन मेटल है। और मेटल की बात करें तो वो Hg हो जाएगा। मरकरी जो होती है, पारा होती है, वो हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक गैस है जो कि येलो, ग्रीनिश येलो के रूप में होता है। ठीक है, ग्रीनिश येलो के रूप में होता है। आपको ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, वो हाईली रिएक्टिव एक नॉन मेटल होती है। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो होती है वो जो है वो हाइड्रोजन वाली होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। 19वां नंबर का सवाल है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। विकंप जब आती है, जब अर्थक्वेक आता है तो कई सारे जो है वो तरंगे वहां से निकलती है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो विनाशकारी होती है वो एल तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। एल जो तरंगे होती हैं उनको सरफेस वेव कहा जाता है। इनको सरफेस वेव कहा जाता है। अब चूंकि सरफेस पे आ रही है, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सरफेस वेव इसको कहा जाता है। तो भूकंप के दौरान जो उत्पन्न होने वाली सबसे विनाशकारी तरंग है वो एल तरंग ही होती है। यह जो तरंग है वो पृथ्वी की सतह पर आती है। ये अंदर पृथ्वी का नहीं होता, अर्थ के अंदर नहीं होता। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। और इसकी जो गति है वो सबसे धीमी हो जाती है, क्योंकि कोई अंदर से आ रहा है चीजें, वो ऊपर आते आते उसकी जो गति डिफरेंस होगी, गति तो धीमी होगी ही, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो एल सरफेस होता है, इसका जो स्पीड की यदि हम बात करें, तो स्पीड तो इसकी धीमी होती है, लेकिन इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, इसका जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड जो इसका आयाम होता है वो सबसे अधिक होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे अधिक, लेकिन इसका जो गति होता है, इसकी स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है। इस एम्पलीट्यूड के ही कारण कई सारे इमारतें हैं, उन सबको ये भारी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। एल वेव को लव वेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रिले वेव में विभाजित किया जाता है कई सारी चीजों में। तो एल जो तरंग है, एल तरंगे को लव तरंग, यदि हम इनको डिवाइड करें तो दो टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला जो है वो उसको बोलेंगे वेव लव वेव, और दूसरा जो है वो बोलेंगे रैले। ठीक है, LEIGH।
रेले जो वेव्स हैं उनमें ये इसको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है प्राइमरी वेव। पी जो तरंगे होती हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी वेव, ठीक है? उसको प्राइमरी वेव या फिर पी वेव आप कह लो, प्राइमरी वेव। इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। स्पीड जो इसकी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे तेज तरंग होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से ये गुजरती है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारे जो मीडियम है उनसे ये गुजर जाती है। और ये जो है वो कम विनाशकारी होती है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, ठीक है? इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है। उसके बाद जो बीच वाला आता है उसको कहते हैं एस वेव, जो कि सेकेंडरी वेव होता है। सेकेंडरी वेव इसको कहा जाता है। ये पी तरंगों से धीमी होती है और केवल ये ठोस में जाती है। एस जो तरंगे है, एस से सॉलिड, एस से ठोस, ठीक है? एस से सॉलिड, एस से ठोस, केवल ये ठोस में जाती है, केवल ये सॉलिड में जो है वो गुजरती है। ये पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है, लेकिन एल तरंगों से कम होती है। तो इनको यदि हम डिवाइड कर लें, पी, एल और पी एस एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, तीन प्रकार का वेव होता है। तो यदि हम इनके स्पीड की बात करें, तो स्पीड की बात करें तो पी सबसे ज्यादा, उसके बाद एस, फिर एल। यदि हम इनके विनाशकारी की बात करें, मतलब एम्पलीट्यूड की बात करें कि कितना ज्यादा ये खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव कितना ज्यादा है, तो उसमें ये जो है वो चेंज होएगा। पी, एस, एल की बात करें तो एल सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, उसके बाद पी, फिर पी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ जो है वो होता है, और भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? देखो, हीमो और ग्लोबिन, ठीक है? तो हीमो में हीम जो है ना, हीम जो है वो एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में जो कलर है वो देता है। ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। तो ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। इसका काम क्या है? ये आरबीसी में होता है। अब इसका काम होता है ना कि आरबीसी जो है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा? तो हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से, दोनों से रिएक्शन करेगा, और दोनों जो रिएक्शन होगा, वो कॉम्बिनेशन जो होगा वो अस्थाई होगा। अस्थाई होगा। इसमें क्या करेगा वो? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और कार्बन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और कार्बन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो फेफड़े से जो ऑक्सीजन निकलती है उसको शरीर के सारे पार्टों में जा कौन रहा है? तो सारे प्लॉट में ब्लड ही तो जा रहा है, वेसल्स के माध्यम से, नसों के माध्यम से। तो सब जगह ऑक्सीजन तो पहुंचाना पड़ेगा ना। तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन ही करता है। वो हीमोग्लोबिन ही करता है। एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो चार ऑक्सीजन को बांध के रखता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको, हीमोग्लोबिन को ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जैसे ही जोड़ दोगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलती है धुआं, उनसे जोड़ दोगे, तो ये क्या करेगा ना कि हीमोग्लोबिन से ये परमानेंट बॉन्ड बना लेता है। 7 जन्म वाला संबंध इसका है। अब ये छोड़ता ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी है मतलब कि आपके में ऑक्सीजन की कमी होगी, और आपका जब ऑक्सीजन की कमी है तो आपका डेथ हो जाएगा। आपका ब्रेन तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो आपका डेथ हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। दैट्स वाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब ऑक्सीजन को पूरा फेफड़ा से सांस लिया, हवा मिली, ऑक्सीजन मिली, उससे ब्लड में गया, और ब्लड से सारा जगह पहुंच गया। और जो एक्स्ट्रा हमने लिया था, एक्स्ट्रा हमने जो भी हमारा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बना के और फिर से फेफड़ा को दे दिया, और फेफड़ा से हमने फिर से नाक से बाहर निकाल दिया। यही तो होता है ना। हमने 78% नाइट्रोजन लिया, अब 78 के 78 हमको बाहर निकाल दिया गया, टोटल बाहर हमने निकाल दिया। हमने 21% दिया और हमने निकाला 17%, 4% हमने यूज कर दिया ऑक्सीजन को। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% लिया, लेकिन खाना को पचाने में और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और हमने 4% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। तो ये क्यों हो, कैसे होता है? तो ये हीमोग्लोबिन ही करता है ना। ये हीमोग्लोबिन ही करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिकांश जो सीओटी होती है वो रक्त प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहित होते हैं। केवल कुछ छोटा सा जो हिस्सा होता है वही हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन जो है
हाइड्रोजन जो है वो हीमोग्लोबिन से इसका कोई भी प्रवहन जो है वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर होता है वो इसी हीम के कारण होता है। यहाँ पे Fe जो है वो लोहा होता है, ठीक है, यहाँ पे Fe होता है, लोहा होता है, ये आपको याद रखना है। जब ब्लड की कमी हो, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो वो क्या हो जाता है, आपको एनीमिया हो जाती है, आपको एनीमिया हो जाती है, ठीक है, आपको एनीमिया हो जाती है, ये आपको याद रखना है। और मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा उसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी कहने का मतलब संबंध, सीधा सा आप चलो कि प्यार, तो एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो 7 जन्म का प्यार होता है ना वो ऐसा है, मतलब 250 गुना, टू बी एग्जैक्ट तो 250 गुना से भी ज्यादा ये जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और ये एक जहरीली गैस है, और ये जाता है तो हीमोग्लोबिन को हमारा बांध लेता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को हमारा बांध लेता है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि कितना पार्टिकल्स किसी एक एरिया में है, ठीक है, कितना है, तो वो डेंसिटी हो गया। तो धातुओं में सबसे कम डेंसिटी किसकी हो रही है, सबसे कम डेंसिटी किसकी हो रही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो धातुओं में जो सबसे कम डेंसिटी है ना वो लिथियम की है, वो लिथियम की है, ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम की है। लिथियम को हम Li से डिनोट करते हैं, Li से डिनोट करते हैं, और सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला धातु है। तो ये तो सबसे पहला की हल्की है, और उसके बाद जो है वो इसकी डेंसिटी भी बहुत कम है, डेंसिटी भी इसकी बहुत कम है। तो इसका घनत्व जो है वो कितना होता है, इसका घनत्व की हम ये एग्जैक्ट बात करें तो 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसकी डेंसिटी होती है। यह जो है वो क्षारीय धातु, जो टेबल में बात करें तो एल्कलाइल मेटल में ये आता है लिथियम। सोडियम की बात करें तो यह भी बहुत हल्की होती है, लेकिन ये उतना ज्यादा हल्का नहीं होता, ठीक है, सोडियम भी हल्की है। पारा भी जो है वो भारी एक धातु है, ठीक है, पारा भारी भी है और डेंस भी है। कॉपर में बात करें तो ये भी डेंस है और भारी भी है। ऑस्मियम जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाली चीजें होती धातु है, ये भी याद रखना है, ऑस्मियम। अभी तो ऑस्मियम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था ना, ऑस्मियम यदि रहता तो ऑस्मियम को चूज करते हम, ऑस्मियम सबसे ज्यादा है। लिथियम जो है ना, लिथियम आयन बैटरी में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लिथियम ट्रायंगल, लिथियम जो ट्रायंगल है वो कहाँ स्थित है, तो लिथियम ट्रायंगल जो है वो साउथ अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। लिथियम जो ट्रायंगल है ना उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो ए बी सी, ए बी सी। ए से हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बी से हो गया बोलीविया, बोलीविया, और सी से हो गया चिले। ये तीन जो कंट्री है वो ब्राजील, तीन जो कंट्री है ना ये तीनों ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, याद रखिएगा। उसी तरह से आपको गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट याद रखना है। क्रेसेंट में आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये तीनों जो है वो अफीम के लिए इंपॉर्टेंट है, अफीम का अवैध व्यापार होता है, अफीम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो है वो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये सब जो है वो यहाँ पे जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो यहाँ लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के सवाल की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कई सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही मिला जाता है। क्यों, उसका रीजन मैंने अपने क्लास में ऑलरेडी बता रखा है। जैसे कि कहता है कि हम किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे, आपका सेक्स क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी रेस क्या है, इन सब के आधार पर हम आपसे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ये सब, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये केवल और केवल भारतीयों को ही दिया जा सकता है, विदेशी आदमी के साथ तो हम विभेद करेंगे ही, तो ये केवल भारतीयों को मिला है। उसके बाद जो है वो जॉब हम देंगे, जॉब जब देंगे ना तो उस जॉब में हमको जो है वो जन्म ये सब जो होता है ना, जो भी हमने देखा, धर्म, मूल, जाति, वंश, इन सब के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। लेकिन हम तो विदेशियों के साथ विभेद करेंगे ही जॉब देने में, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी उन दोनों को प्राप्त है। उसके बाद जो है वो विदेशियों को हम कभी भी ये अधिकार नहीं दे सकते कि आपको स्वतंत्रता है कि आप जो है वो भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचलन करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, आपको कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, ये हम विदेशियों को नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों जो है वो नहीं मिलता है। टू बी एग्जैक्ट यदि मैं सारे आर्टिकल्स को लिख दूं तो आर्टिकल 15, 16, 19, 15, 16, 19, उसके बाद 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो है वो केवल और केवल भारतीयों को ही दिया जाता है। 3 मैंने बता दिया। 29 में बात आती है, 29 में है कि अल्पसंख्यक जो भी होते हैं, माइनॉरिटीज जो भी होते हैं, उनको अपने लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना जो कल्चर होता है, उनको प्रोटेक्ट करने का उनको अधिकार है। ये केवल भारतीयों को ही मिला है। उसके बाद जो अल्पसंख्यक जो है, जो भी माइनॉरिटीज है, उनको राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर पाए अपना और एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा बनेगा। मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट नंबर 3 जो संविधान का है, 12 से 35 जो आर्टिकल है वहां पे दिया गया है। मौलिक अधिकार जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पे बात करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की यहाँ पे बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। 23वां नंबर का सवाल है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है वो किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है वो कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है वो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव जो है वो पहली बार सितंबर 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ उसमें पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की जो अंतिम पुष्टि हुई थी, जो फाइनली इसको जो है वो रेटिफाइड कर कर पास किया गया था, वो पास किया गया था क्योंकि ये एक स्पेशल जो है वो सेशन था। हमेशा कांग्रेस का सेशन दिसंबर में ही होता था। तो दिसंबर 1920 में जब ऑफिशियल इसका सेशन हुआ 1920 में नागपुर में, तब जाके इसको पारित जो है वो ऑफिशियली किया गया। बाकी इसमें हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनुअल सेशन जब हुआ, ये तो एक जो है वो औपचारिक रूप से 1920 में पास किया गया था, लेकिन ऑफिशियली जो पास किया गया था वो नागपुर में पास किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नागपुर में पास हुआ था। तो नागपुर आप देख लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर बन जाएगा। नागपुर ऑप्शन हो जाएगा। मुंबई जो अधिवेशन है वो मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, इन सब से ये प्रस्ताव जो है वो संबंधित नहीं है। कोलकाता अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पहली बार ये प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कई नेता जैसे सी आर दास ने इनका विरोध कर दिया था। बाद में नागपुर में इसको पूरी सहमति जो है वो मिली थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। नागपुर जो वार्षिक अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो सी विजय राघवाचारी जो थे उनके द्वारा किया गया था। और नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस के जो संविधान है उसमें बदलाव किया गया और भाषाई आधार पर जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं उनका गठन जो है वो किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एकदम याद रखना है, इन दोनों अधिवेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। कभी भी कंफ्यूजन हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। ये एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इस विशेष अधिवेशन में जो है वो इस प्रस्ताव है, जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है, इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन हुआ, इसको जो ऑफिशियली जो है वो इसी में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे। अध्यक्ष जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि राघवाचारी थे। राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रस्ताव, ये जो रिजोल्यूशन था, इस रिजोल्यूशन को किसने लाया था। तो इस रिजोल्यूशन को लाया था सी आर दास ने। सी आर दास ने इस रिजोल्यूशन को लाया था। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में मैंने बताया कि संविधान बना था। कांग्रेस का जो संविधान लिखना था, उसको लिखने के लिए गांधी जी को जब कहा गया था कि गांधी को दिया गया काम कि कांग्रेस का एक आप संविधान लिखो कि उसके अकॉर्डिंग ही कांग्रेस चलेगा। अब इसके लिए गांधी जी ने दो व्यक्तियों को चुन लिया कि हमसे तो अकेले नहीं होगा। तो एनसी केलकर और आईबी सेन, एनसी केलकर एंड आईबी सेन है, इन दोनों को गांधी जी ने चुन लिया संविधान लिखने के लिए। और कांग्रेस को जो भाषाई आधार पर बांटा गया था वो इसी में बांटा गया था, इसी अधिवेशन में बांटा गया था। भाषाई आधार पर जो है वो कांग्रेस का गठन जो है वो किया गया था, वो इसी में किया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब 1948 में भारतीय जो है वो भाषाई आधार पर बात हुई कि जेवी पे जो समिति बनी भाषाई आधार पर राज्यों का डिवीजन करने के लिए, तो वहां पे कांग्रेस ने इसको इनकार कर दिया था 1948 में।
याद रखिएगा 1920 में तो मान लिया था भाषाई आधार पे, खुद क्रिएट भी किया था, लेकिन यहाँ पे भाषाई आधार पर सीधा इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति वैसी नहीं थी कि भारत तुरंत आजाद हुआ और आप उसको भाषा के आधार पर तोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई कांग्रेस ने उसको इनकार कर दिया था, और ऑलमोस्ट सारी जो समितियां थी उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो क्रिएशन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, कई सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ से जाननी होती है, जैसे कि जब विदेशी कपड़ा को जलाया जा रहा था इस असहयोग आंदोलन में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये बर्बादी है, ब्रिटिश कपड़े को आपको नहीं जलाना चाहिए, ये बर्बादी है। कई सारे लोगों ने अपने अपने जो विचार हैं वो दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट है, आयोनिक सॉल्ट का क्यों, आयोनिक सॉल्ट का क्यों? तो वाटर एक बहुत ज्यादा पोलर है, बहुत ज्यादा, वाटर एक पोलरिक सॉल्यूशन है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। मैंने ऑलरेडी जब मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था ना आपको, तो बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है इसको। तो पोलर सॉल्वेंट है वाटर। और एल्कोहल की बात करें तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और आपको पता है कि पोलर में पोलर घुलता है, नॉन पोलर में पोलर नॉन पोलर घुलता है, एक जाति वाला ही घुलेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सब चीज। तो वाटर जो है ना, उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट्स वाई वो जो है वो सुविलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, आयनिक सॉल्ट के लिए भी। ठीक है, आयोनिक सॉल्ट के लिए भी। तो H2O जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका सीधा सा मतलब है कि अणु के एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश जो ऑक्सीजन है उसके, जैसे H2O है, तो बाई पोलर है, उसका मतलब कि अणु का एक सिरा जो है वहां पे जो है वो ऋणात्मक आवेश, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्जेज आ जाएगा, और दूसरा जो सिरा होगा वहां पे धनात्मक आवेश होगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो यही तो होता है पोलैरिटी ना, सामान्य भाषा में जानू तो। ठीक है, सामान्य भाषा में जानू तो इस ध्रुवीयता के कारण ही वाटर जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाईपोल मोमेंट, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, या फिर डाईपोल मोमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से ये जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ऑलमोस्ट सभी चीजों को घुला देता है, लेकिन वो पोलर ही होना चाहिए। तेल तो इसमें नहीं घुलता ना वाटर में, क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे हायर डाइपोल मोमेंट होगा, हायर डाइपोल मोमेंट जो है वो वीकेन करता है फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि सॉल्ट हो गया, इन सबको। तो इसी कारण से इनको सेपरेट डिसॉल्व में बहुत आसानी तरीके से कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये जो हायर डाइपोल मोमेंट होगा, इसके कारण जो, जैसे कि NaCl है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, इन दोनों में ये डिवाइडेड है, तो इनको तोड़ेगा कैसे, इनके बॉन्ड को तोड़ेगा कौन? तो यही डाइपोल मोमेंट जब ज्यादा होगा ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो इसी कारण से ये जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, सेपरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। यही आपका आंसर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और लाइक लाइक डिसॉल्व करता है, ये भी अब मैंने आपको बता दिया, पोलर पोलर के साथ ही डिसॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रभावी राजस्व घाटे की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम किस वर्ष में आई थी, किस वर्ष के बजट में प्रस्तुत हुआ था? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात यहाँ पे हो रही है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की जो अवधारणा है वो 2011-12 का जो बजट था उसमें आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। 11-12 का जो बजट था उसी में ये केंद्र सरकार का बजट था, उसमें आया था। इसे राजस्व घाटे में उन अनुदानों को घाटा कर निकाला जाता है जो राज्यों को पूंजीगत संपत्ति, जैसे कि एसेट क्रिएट करने में, जैसे सड़कें हो गई, स्कूल हो गई, अस्पताल हो गया, इन सब को बनाने में जो खर्चा हुआ ना, उनको घटा दिया जाता है, उनको घटा दिया जाता है, तब रेवेन्यू डेफिसिट है। इस रेवेन्यू डेफिसिट में हमने स्टेट को कुछ पैसा दिया, जो स्टेट ने अपना उससे एसेट क्रिएट किया। एसेट क्रिएट करने का मतलब कि उनसे उसको पैसा कमाई होगा, और उसमें बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा उसको, बार बार उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो लंबे समय तक चलेगा, वो एसेट हमारा होता है। तो हमने जैसे स्कूल बना दिया, सड़क बना दिया, अस्पताल बना दिया, ये सब जो है वो क्या है, ये पूंजीगत संपत्तियां हैं। ठीक है, ये कैपिटल एसेट्स हैं।
तो ये इन सब में जो इन्वेस्ट हमने किया, इन सब के लिए पैसे हमने राज्य को दिया, इसको यदि हम घटा देते हो तब जाके हमको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कभी भी आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का? इसका मतलब हो गया रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, ग्रांट्स फॉर सर्टेन कैपिटल एसेट्स। ग्रांट्स जो स्टेटों को दिया जाता है कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, उनको घटा देंगे तब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आता है। और इसका सीधा सा टारगेट होता है कि अपना जो राजस्व घाटा है उसको एक अधिक सटीक तस्वीर में देना, जो कि दर्शाता है कि पूरा जो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो उपभोग पर खर्च नहीं हुआ है, वो हमने राज्यों को भी ग्रांट के रूप में दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करें तो इसका मतलब हो गया, राजस्व घाटा का मतलब हो गया कि हमने कुछ जो एक्सपेंडिचर किया, हमने रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर किया, हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रेपेसिट से कम है। रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो कम हो जा रहा है और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हम ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं। जितना हमको कमाई नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं, तो वही रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट भी सेम ही होता है। फिजिकल डेफिसिट बस शब्दों में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रही है। वो सारी चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जितना भी आपको टोटल खर्च हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो ज्यादा होगा किससे? कुल व्यय जो होगा वो कुल प्राप्तियों, उधार को छोड़कर इसके बीच का जो अंतर है उसको ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। उसको ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट दोनों में अंतर आपको याद होना चाहिए। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल जो आपको अर्निंग क्या हो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, लेकिन इनमें उधार जो आपने लिया है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं फिनेंशियल, फिनेंशियल बोल रहा हूँ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आया था 2003 में। इसी के तहत ये चीजें अनुशासित होती थी, लेकिन इसको फिर से 2006 में अमेंड भी किया गया था। तो दोनों सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो पार्ट नंबर 1 का, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से जितने भी चीज़ें थी, जितने भी 25 क्वेश्चंस थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ यदि आपको इसको चाहिए तो जैसे ही कंप्लीट होगा ये पूरा सेशन, 4 पार्ट पूरे कंप्लीट होंगे तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू।